ये एक त्रिपाल नुमा कमरा, जिसे किसान आजकल पॉली हाउस के नाम से जानते हैं। पॉली हाउस एक ऐसा हाउस जिसके अंदर किसान अपनी नर्सरी तैयार करते हैं, अपनी जो सब्जियां हैं, फल है, फ्रूट है, उनकी खेती करते हैं। इसका इजाद तो शायद बीमारियों से बचाने के लिए किया गया था। बाकी इसके बारे में आगे जानकारी पूरी लेंगे कि ये चीज़ क्या है, कैसे है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो तिरपाल है का एक बना कमरा है, वो कमरा किसानों को समृद्धि की ओर ले जा रहा है। कहीं रोड पर आजकल अनेक जगह चलते हुए ऐसे तिरपाल नुमा कमरे दिखाई दे देते हैं। लोग सोचते हैं कि ये चीज़ क्या है। ये साधन है किसान की समृद्धि का, किसान की उन्नति का, किसान की तरक्की का। इसके तहत किसान अलग अलग किस्में इजाद करते हैं। लेकिन आज हम जहाँ पहुँचे हैं वहाँ एक नर्सरी है पूरी। आप देख रहे हैं कि मेरे चारों ओर इर्द गिर्द छोटे छोटे अलग अलग टाइप के पौधे लगे हुए हैं, और उन पौधों में आप ध्यान से देखोगे तो ड्रिप सिस्टम भी लगा हुआ है, और बिल्कुल टपका सिंचाई के तहत इनको तैयार किया जा रहा है। इन ड्रिप के माध्यम से आपको मैं यह भी बता दूं कि यहाँ बगैर बीज के नींबू, बगैर बीज के किन्नू और अलग अलग प्रकार के किन्नू की खेती तैयार की जा रही है। ये जो जितने भी मेरे सामने आप पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरे किन्नू के पौधे हैं। अर्ली गोल्ड, किन्नू नंबर 1, किन्नू, माल्टा, जाफा, ऐसे यहाँ पूरे तैयार किए जा रहे हैं। तो आज हम एक समृद्ध किसान के पास पहुंचे हैं और उन्हीं से बात करेंगे कि ये चीज़ क्या है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। पहले तो अपना नाम, अपना गांव और बता दीजिए। मेरा नाम निशांत नेहरा है, गांव पनीवाला मोटा है, और ये मेरे नाम से ही निशांत फ्रूट नर्सरी मैंने की हुई है। ये आप फ्रूट नर्सरी कब से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए इसको स्टार्ट किए हुए। 2021 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। 2021 में। तो ये आप जो अपनी समृद्धि है, एक उत्कृष्ट किसान की तरफ हम कहते हैं कि जो पाँव है, ये इस नर्सरी के माध्यम से बढ़ा है। इससे पहले भी आपके पास कुछ नहीं, इससे पहले भी तकरीबन 1980 से हम किन्नू की खेती कर रहे हैं। मेरे दादाजी ने यहाँ किन्नू के बाग लगाए थे, और धीरे धीरे काफ़ी एरिया में हमने किन्नू लगा लिया। तो अब ये आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ से जो फार्मर थे, भागते थे दूर दूर तक 200-400 किलोमीटर तक प्लांट लेने के लिए, क्यों ना इसको यहीं पे स्टार्ट किया जाए। तो फिर मैंने 2021 में ये स्टार्ट किया है, और आज इसमें हम नेट हाउस में तकरीबन 20 वैरायटी हमने तैयार कर रखी है। किन्नू है, माल्टा है, डेजी है, अर्ली गोल्ड, जाफा, ब्लड रेड, किन्नू सीडलेस भी है, और इसके अलावा वैलेंसिया लेट वैरायटी है। और इसके 2026 फरवरी में हम 10 या 12 वैरायटी नई हम तैयार कर ली। 10-12 और आप 26 तक तैयार करोगे? तैयार कर, बिल्कुल जी। मतलब उनका इजाद आप यहीं करोगे? नहीं, इजाद नहीं है, उनके हमने मदर ब्लॉक या छोटे पौधे ले आके लगाए हुए हैं जी। तो वो 2 साल में काफी थोड़ा ग्रोथ ले लेंगे, तो उनसे हम बड निकाल के आगे पौधे तैयार कर लेंगे। अच्छा, आप इसकी तरफ हम बाद में बढ़ते हैं। पहले आप बता रहे थे कि आपके दादाजी, यानी आज उनको ये आपको फार्मिंग करते हुए किन्नू के खेत की 60 वर्ष से ऊपर समय हो गया। ठीक है। तो उस समय जब लोग चने की खेती कर रहे थे, मूंग की खेती कर रहे थे, मोठ की खेती कर रहे थे, अपना ये इलाका मतलब पूरा वीरानी यानी शुष्क इलाका हुआ करता था, तो उसमें आपके दादाजी को ये विचार कैसे आया, कभी कोई बताया हो? उन्होंने बताया था कि हमारे डिपार्टमेंट ने, जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि इस क्षेत्र को बागवानी लगा के हरा भरा बनाया जाए। तो उस समय उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की थी कि 4 गुना फार्मर को पानी देते थे, नहरी पानी। तो कोई भी फार्मर जैसे 5 एकड़ 10 एकड़ के लिए फाइल लगाता था, उसे 4 गुना पानी देके गवर्नमेंट ने यहाँ सहयोग किया और यहाँ पे बाग खड़े किए। मतलब गवर्नमेंट का सहयोग पूरा रहा था, वही शुष्क क्षेत्र था, पानी के चक्कर में लगवा लिया ये बाग उस टाइप? हाँ, पानी के चक्कर में आप कह सकते हैं लगा लिया, और सिर्फ लगाया ही नहीं, उसको कामयाब भी किया, और उससे लगातार हम आमदन लेते आ रहे हैं। कभी कभार कुछ बीमारियां आई, कुछ पानी की दिक्कतें या और है, मुनाफा ऊपर नीचे होता रहा, पर दूसरी खेती के मुकाबले देखें तो किन्नू की खेती आज भी मुनाफेदार है। तो आपके दादाजी के कितने बच्चे थे? मेरे दादाजी के 2 बच्चे थे। मतलब दोनों अभी किन्नू की खेती कर रहे हैं? हाँ, दोनों, चाचा जी और पापा जी दोनों, हम दोनों घर किन्नू की खेती कर रहे हैं। कितने एकड़ में कर रहे हो आप दोनों घर? हम तकरीबन दोनों घर 35-35 एकड़ में किन्नू की खेती कर रहे हैं। 35-35 एकड़ में। ये एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि आज के समय में ये दीर्घ किसान भी है, उसके साथ साथ एक बड़े
हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने वाले बागवान भी हैं, और बागवानी भी एक बड़े लेवल पर कर रहे हैं। 1 एकड़ 2 एकड़ नहीं, यानी 70 एकड़ में इनके पास आज बागवानी है। तो ये नर्सरी जो आप तैयार कर रहे हैं, ये कितने एकड़ में तैयार कर रखी है आपने? ये मैंने तकरीबन 1.5 एकड़ में तैयार की हुई है। जो एक ये आप देख रहे हैं नेट हाउस, इसमें खड़े हैं आप, इसके साथ ही इससे आधा, ये 1 एकड़ के करीब है और वो आधे एकड़ के करीब है। 1.5 एकड़ में मैंने ये नेट हाउस लगाए हैं। तो आपने जो आपका दादाजी ने जो बाग लगाए हैं, वो अभी तक पैदा दे रहे हैं, उनको बदल दिया है? नहीं, उनको बदल दिया है। ये कितने समय तक आपको पैदा देते हैं? नहीं, वो बाग पहले माल्टा का लगाया हुआ था और कुछ बाग किन्नू का लगाया था। तो 2000 के आसपास जाके कुछ माल्टे में काफी दिक्कतें आने लगी, तो वो सारा उखाड़ के फिर से दोबारा किन्नू लगाया है। वो आज भी बाग लगा हुआ है। ये आजकल एक माल्टा है, किन्नू है, संतरा है, मौसमी है, और एक तो आजकल नया फल भी आया है इन्हीं के रूप में, तो डेजी। डेजी। हाँ जी। तो इनमें फर्क क्या है? और इनमें किसान जब बागवानी की ओर बढ़ने लगता है, तो सबसे पहले तो इस जो संतरा कह देते हैं, किन्नू कह देते हैं, माल्टा कह देते हैं, किसान इसी में उलझ कर रह जाता है कि मैं कौन सा फल यहाँ लगाऊं। तो इसमें सबसे फायदेमंद कौन सा फल रहता है? फायदेमंद की अगर बात करें तो कई बार माल्टा का रेट काफी ऊंचा चला जाता है, 60-70 रुपए तक। इस बार शुरू में 20-30 रुपए के सौदे थे, फिर जाके 50 रुपए के सौदे होने लगे। और इसी तरह किन्नू के, कई बार किन्नू के इस साल 25 रुपए के आसपास होते हैं, कभी ये भी 7-8 रुपए के चले जाते हैं। तो इसका कुछ नहीं है भी ये फायदेमंद है, या दोनों में से कभी किसी का भाव अच्छा रहता है, कभी किसी का भाव अच्छा तो रहता है। इसमें अगर बात की जाए कि भाव का, तो चलो ऊपर नीचे होता रहता है, वो तो एक मार्केट का रेट हो गया, लेकिन आसानी और फल खराब ना हो, फल को ज्यादा लंबे समय तक स्टोर कर सके, ऐसा इनमें कोई कुछ होता है? किन्नू की लाइफ अगर माल्टा, डेजी, अर्ली गोल्ड के मुकाबले करें तो ठीक है। वो लगभग नवंबर में हार्वेस्ट होने लग जाता है और उसके पास 4 महीने का समय है। वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हार्वेस्ट होता है। और स्टोर की बात करें तो किन्नू एक तरह से पेड़ के ऊपर ही स्टोर है। किन्नू एकदम पेड़ के ऊपर ही स्टोर रहेगा, वो मतलब झड़ने का उसको खतरा नहीं है। जब फल पूरी तरह पक जाता है, कोई पाले की मार आ जाती है, तो थोड़ा डर रहता है। इसमें पानी का भी तो कहते हैं कि नहरी पानी रहता है, कि नहरी पानी के साथ ही हम इसको बो सकते हैं, खारा पानी नहीं चाहिए, ट्यूबवेल का कितना ही अच्छा पानी हो वो भी नहीं चाहिए, उसका क्या रीजन रहता है? सिट्रस कोई भी है वो नमकीन पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है जी। किन्नू की बात करें, अगर इस एरिया की बात करें तो इसमें पहले ही पानी काफी खराब है, ट्यूबवेल के पानी। जी। तो उसकी वजह से हम इसको ट्यूबवेल का पानी नहीं दे सकते, नहरी पानी ही दे सकते हैं। जिन एरिया में बहुत ज्यादा अच्छे पानी है ट्यूबवेल के, वो साल में कोई एक आधा पानी इसको दे सकते हैं। कितना पानी देते हो आप एक बाग को? हमारा बाग लगभग सारा ड्रिप पे है, तो फ्लड तो हम एक तो अभी फरवरी या मार्च में देंगे, और एक पानी कोई लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में दे पाते हैं, बाकी ड्रिप से ही चलता है। अगर इस आपके नर्सरी को साइड में कर दे एक बार, ठीक है। और बात करें कि मैं मानकर चलो कि एक नया जमींदार इस बाग को लगाने की सोच रहा है, उसको सरकार की ओर से क्या प्रोत्साहन मिलता है? सरकार की ओर से आज के दिन बहुत सी स्कीमें आ चुकी है। अगर कोई किसान भाई बाग लगाना चाहता है, अगर यहाँ सिरसा में अगर बात करें तो अपने ब्लॉक लेवल के एचडीओ बैठते हैं, हर ब्लॉक में है बैठे हैं, उनके पास जाएं, आप बताएं भी हम ये बाग लगाना चाहते हैं, इतने एकड़ में लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ज़मीन की फर्द है और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आप कहीं से भी, आपको जहाँ से अच्छा पौधा लगे वहाँ से लेके आइए। एनएचबी अप्रूव्ड नर्सरी का बिल होना चाहिए, और उसी नर्सरी से पौधे लें, लाके अपने डिपार्टमेंट को दें। वो आपको लगभग 23,000 रुपये एकड़, फिर उससे अगले साल 10,000 रुपये एकड़, और उससे अगले साल 10,000 रुपये एकड़ की मदद देते हैं। और जो उसके बाद अगर आपका बाग बड़ा हो गया, जी जी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक कनोपी मैनेजमेंट की मदद देते हैं, वो 8-10 हज़ार रुपये एकड़ की गवर्नमेंट मदद दे रही है। फिर उसके बाद इक्विपमेंट्स की बात करें तो स्प्रे पंप पे दे रहे हैं, छोटे गार्डन ट्रैक्टर आते हैं उन पे दे रहे हैं, और काफ़ी सारे हैं जैसे पैक हाउस है और है, इन पे काफ़ी मदद दे रहे हैं। अच्छा, तो अब जैसे टैंक पर मदद मिल रही है, टैंक तो कई प्रकार के आ रहे हैं और लोग उसमें परेशान भी रहते हैं कि टैंक का हमें फॉर्म अप्लाई किया था, मिला नहीं था और था। तो आपको जैसे इस फील्ड में काफ़ी लंबा समय हो गया, तो आप वो जो उनको दिक्कतें आती है उनके बारे में थोड़ा बताओ, और उनका जो समाधान है वो भी बताओ, ताकि
जो किसान भाई देख रहे हैं उनको फायदा अगर हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से वाटर टैंक लेने की बात करें तो थोड़ा वेटिंग रहती है। जी। जब भी आपका मन हो तो आप अप्लाई करें। उसमें करीबन कई बार तो साल 2 साल की भी वेटिंग आ जाती है। वो पूरा आपको सेटअप तैयार करके देते हैं, जिसमें ड्रिप की सब्सिडी है, पर प्लांट है, पर एकड़ है। और अगर आप ले रहे हैं 10 एकड़, 15 एकड़, 12 एकड़ है, तो उसके हिसाब से आपको टैंक का साइज देते हैं। एक अगर आमदनी की बात करें अन्य बागों के मुकाबले और अन्य खेती के मुकाबले किन्नू के बाग में किस प्रकार की आमदनी है, किस प्रकार की बचत है और किस प्रकार की लागत है? लागत की बात करें तो शुरू में जो लागत आती है इस पे, उसमें लगभग पैसा गवर्नमेंट दे देती है। 80 से 85% के करीब सब्सिडी हमारे को दे देते हैं। और उसके बाद दूसरी खेती के मुकाबले की बात करें तो कॉटन की खेती से या चावल की खेती से बहुत बेहतर है। 2-3 साल बाद एक बार में बाग काफ़ी अच्छा पैसा दे देता है। और रूटीन में उनसे कॉटन और इसके राइस के मुकाबले में बात करें तो उससे मुकाबले में हर साल पैसा देता है। हर साल पैसा देता हाँ है। बिल्कुल आ रहा है। अगर जो अमरूद के बाग देख रहे हैं कि अपने इस इलाके सिरसा के इलाका है उसमें काफी मात्रा में है। हाँ। दूसरा किन्नू का बाग है, तो अमरूद और इस किन्नू के बाग में हमने देखा है कि आपके खेत में आपने अमरूद की भी खेती कर रखी है, किन्नू की भी खेती कर रखी है। अमरूद और किन्नू में आमदनी का और लागत का और उसमें जो समस्या है किस प्रकार का फर्क रहता है? किन्नू और अमरूद के बाग में आमदनी की बात करें तो किन्नू 3-4 साल ले जाता है आमदनी देने में, पौधा बढ़ने में, जब बड़ा होता है। जबकि अमरूद आपको लगभग पहले या दूसरे साल से ही आमदनी देने स्टार्ट कर देता है। पर पानी के मुकाबले की बात करें तो अमरूद को थोड़ा पानी किन्नू से 2 गुना आप मान सकते हैं ज़्यादा चाहिए। ज्यादा किन्नू ड्रिप पे या कम पानी पे चल सकता है, जबकि ट्यूबवेल में अगर आप का पानी आपके पास है अच्छा पानी तो अमरूद में दे सकते हैं, किन्नू में नहीं दे सकते। आपने एक नर्सरी भी तैयार कर रखी है। आपके पड़ोस में भारत सरकार और हरियाणा सरकार का संयुक्त रूप से एक बड़ा प्रोजेक्ट भी लगा है, इंडो इजराइल खेती का मांगियाना गांव हाँ आपके जी, नजदीक ही है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें और आपके इस नर्सरी में किस प्रकार का अंतर है और किस प्रकार की सिमिलरिटी है? उसमें और हमारे में अगर सिमिलरिटी की बात करें तो जैसे मिट्टी का ट्रीटमेंट है, जो बडिंग का मेथड है वो हमारा सेम है। तो उसमें थोड़ा हमारा जो फ़र्क आ रहा है, जैसे उनमें अभी सारा उनके बेड वगैरह पक्के हैं, हमारी अभी नया सेटअप है, तो ये थोड़ा फ़र्क रहता है। उसके अलावा हम वो ही मेथड उनसे सीखे हैं, वहीं से हमारी ट्रेनिंग हुई है, वो ही मेथड से हम सारे पौधे तैयार कर रहे हैं। मतलब मांगियाना सेंटर में आप समय समय पर ट्रेनिंग लेने जाते रहते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, किसान किस प्रकार से पहुंचते हैं, क्या प्रोसेस रहता है? काफी किसान नाम तो सुन लेते हैं कि मांगियाना कोई इजराइल की खेती सिखा रहे हैं भारतीय खेती के संयुक्त रूप में, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि वहां पहुंचे कैसे, जाए तो उनमें किन किन प्रकार की ट्रेनिंग लें। काफी किसान इसमें संकोच में पीछे रह जाते हैं। उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप मांगियाना सेंटर में जैसे भी कोई पब्लिक हॉलिडे है उसको छोड़ के जा सकते हैं। वहाँ पे स्टाफ है, एसएमएस है, एचडीओ है, वो बैठे हैं। वो आपको सारा वहाँ पे क्या खेती हो रही है, नई टेक्निक्स क्या आ रही हैं, कौन सी इन फ्यूचर में नई वेराइटीज़ आएँगी और हमने कौन-सी वैरायटी पे रिसर्च किया है, वो जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग की बात करें तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की साइट पे उनका सारा साल आता रहता है। भी ये 3 दिन की, 5 दिन की कोई सब्जियों पे, पौधों पे, बागवानी पे अलग-अलग उनकी ट्रेनिंग आ सकती है। आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की साइट पे जाके भी आपका अपना ऑनलाइन फॉर्म भरिए और उस डेट को वहाँ पहुँच जाइए। जी, अभी एक आपने ये अलग-अलग पौधे तैयार कर रखे हैं। हम देख रहे हैं जाफ़ा, और इन पौधे का पत्ते भी अलग है, इनके अलग है और उनमें आपने क्यारी ऐसी बना रखी है। इनमें क्या फ़र्क है? इनको किस प्रकार से तैयार करते हैं आप? यहाँ पे अगर हम इनको पौधों को तैयार करने की बात करें तो वैरायटी हमारे पास काफ़ी है। रूट स्टॉक सभी में रफ लेमन सेम रहता है। उसके अलावा साइन जो ऊपर का पेड़ है उसमें हम जिस भी प्लांट को तैयार करना चाहते हैं रफ लेमन पे, चाहे किन्नू करना चाहें, सीडलेस किन्नू करना चाहें, वो अपने मांगियाना सेंटर की बात करें या बहुत सी अपनी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने हमारे को प्लांट दिए हैं, उनसे बड निकाल के उन पे चढ़ा दी जाती है। तो वो वहीं से रफ लेमन से बदल के जिस वैरायटी की ग्राफ्टिंग चढ़ा दी जाती है वो पौधा बन जाता है। वो पौधा बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी इसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब सीधी बात है कि नर्सरी तैयार करने के लिए पहले तो किसान को स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ।
आज का जो समय मतलब वो खेती-बाड़ी के लिए भी अनपढ़ का समय नहीं रहा। नहीं रहा। तो उसमें आपके साथ ऐसे भी लोग ट्रेनिंग करते होंगे जो बचपन से ही खेती में चले गए और अनपढ़ रह गए, उन लोगों को किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आम हम अगर यहाँ आस-पास फार्मर देखें, अगर कोई जिसने इधर-उधर कोई काम नहीं सीखा है, जैसे खेती में भी अगर उन्होंने अच्छी पकड़ नहीं बनाई है, तो आप देख सकते हैं, हम भी आज देखते हैं कि वो बहुत पीछे रह चुके हैं। उनको पता नहीं है अभी कौन-सी खाद है और है कोई डालनी है, तो वो ध्यान नहीं देते हैं, या उन्होंने इस तरह की कोई स्टडी नहीं की, कि पौधे में कौन-सी बीमारी आ चुकी है, इसके बारे में उन्होंने नहीं सीखा। तो वो इसमें आज के खेती में भी काफ़ी पीछे रह चुके हैं। जी, जी। इसके साथ आप मेरे को ये बताइए कि सरकार काफ़ी लंबे समय से समृद्ध किसानों को, उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित कर रही है। उनको अलग-अलग प्रकार के मुनाफ़े भी दे रही है। आप इस उत्कृष्ट खेती के अंदर किन-किन प्रकार के सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं? हमारे यहाँ मांगियाना सेंटर में ये एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का मेला लगता है। लगभग हर साल जनवरी या फरवरी महीने में लगता है। उसमें हमारे को सम्मानित किया है भी। ये फार्मर हमारे जो भी खेती करने के तरीके हैं, उन्होंने आके देखे भी, इनके पास पंप कौन सा है, भी कैसा उसको यूज़ कर रहे हैं, कटिंग कैसे कर रहे हैं, बाग की मैनेजमेंट इनकी कैसी है, तो उसमें हमारे को ये मिला है। और उसके अलावा पूसा यूनिवर्सिटी से भी मेरे को एक सम्मान मिला हुआ है। अभी तकरीबन 2 महीने पहले पूसा यूनिवर्सिटी में भी मेरे को एक सम्मान। तो इन सम्मान के लिए आप पहले अप्लाई करते हैं या जो आप कृषि वैज्ञानिक है उन्हीं की तरफ से आपको आगे आपका नाम भेज दिया जाता है? नहीं, मांगियाना जो हमारे को सम्मानित किया था, उसके लिए पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है। उसके बाद आपको फॉर्म मिलता है, एक भी आप खेती किस तरीके से कर रहे हैं, और उसमें मेन जो उनका पर्पज़ होता है भी किस किसान को सम्मानित करेंगे, तो वो होता है भी नए तकनीक की खेती कौन सा किसान और क्या तरीके से कर रहा है। फिर वो भर देते हैं और ब्लॉक लेवल पे उसको सबमिट कराना होता है। उसके बाद उनकी एक फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, वो आके देखते हैं और भी इसने जैसे फार्म में बताया था वो कर रहा है या नहीं, उसके पॉइंट्स होते हैं, उसके हिसाब से ये सम्मान मिलता है। अगर आप नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं, आपकी 3 पीढ़ी से आप बागवान हैं और बागवानी कर रहे हैं। मेरा जैसा या कोई अन्य किसान जो छोटा लेवल का किसान है जिसके पास लघु संख्या के अंदर ही कुछ एकड़ में ज़मीन है, अगर वो बागवान बनना चाहता है, बागवानी करना चाहता है, तो उसको वो पौधा कहाँ से ले, किस प्रकार से ले और उसकी देखभाल है वो कहाँ से शुरू करे? मतलब एक पौधे को शुरू से लेकर उसको लगाने तक का प्रोसेस एक बार थोड़ा अगर बता देते तो। सबसे पहले तो जो बागवानी की अगर कोई स्कीम लेना चाहता है, तो वो शायद कम से कम 2.5 एकड़ से स्टार्ट होती है। 2.5 एकड़ में आपको कम से कम बाग लगाना पड़ेगा। उसके लिए अपने ब्लॉक लेवल पे अप्लाई कीजिए, वहाँ से उनसे आप परमिशन लीजिए, वो बता देंगे भी आपको इस साल या अगले साल हम आपको टैंक पे, ड्रिप पे, पौधों पे सब्सिडी दे देंगे। फिर आप अपने आसपास यहाँ नर्सरियाँ है, हमारे पास भी नर्सरी है, आप आइए देखिए, जहाँ आपको पौधा अच्छा लगे लीजिए, लगाइए। उस पे एनएचपी अप्रूव्ड नर्सरी से आपका बिल होगा, तो डिपार्टमेंट आपको पौधे पे और उसके बाद पर एकड़ ड्रिप पे और पौंड पे आपको सब्सिडी आपके खाते में डाल देगा। आपके जो नर्सरी है वो एनएचबी अप्रूव्ड है? हाँ, एनएचबी अप्रूव्ड है, 1 स्टार हमारी नर्सरी है। देखिए जी, काफ़ी जगह ऐसी फ्रॉड की स्कीमें सुनने को मिल रही है कि कोई किसान बाग लगाया, उसको नर्सरी के नाम पर कुछ खराब पौधे दे दिए गए, कभी उसको कौन-सा ही पौधा बताया गया वो निकल कोई भी गया। कई बार वो जो पौधे फलदार नहीं होते वो दे देते हैं, किसान 3-4 साल तक हाँ, फल का इंतज़ार करता रहता है। वो उस तरफ भी खर्चा लगा देता है और आगे उसको कोई आमदनी भी नहीं होती है, किसान पूरा कर्ज़े में डूब जाता है। तो उससे बचने के लिए किसान को क्या करना चाहिए? अभी इन्होंने बताया कि किसान को खराब या ऐसा पौधा देते हैं जिसके फल नहीं आता है, तो ये हम आम देखने को, मेरे पास तो नर्सरी है, फार्मर्स आते हैं, सुनते हैं हम भी, वैरायटी कोई लेके आए और पौधा 2 साल 4 साल बाद जैसे ही फ्रूट पे आया तो फ्रूट और कोई लग गया उस पे, या पता चलता है भी माल्टा लाए मौसमी दे दी, या मौसमी में कोई वैरायटी कोई खास लेके आए वो है ही नहीं। तो इससे बचने के लिए आपको नर्सरी पे जाके देखना चाहिए। एनएचपी अप्रूव्ड नर्सरियां जो हरियाणा में अभी अपने है, उनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंट टाइम टाइम पे आके हमारे पास लगभग हर महीने आके वो
पौधों की काउंटिंग है, हमारे स्टॉक रजिस्टर है, चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे को नहीं लगता भी कोई आपको फ्रॉड या कोई ऐसा दिक्कत आएगी। तो आपके पास फिलहाल कौन कौन सी वैरायटी एक जमींदार को मिल सकती है? हमारे पास अभी किन्नू और ब्लड रेड माल्टा, जाफा और डेजी है। किन्नू अभी हमारे पास अवेलेबल है और माल्टा, जाफा इन सभी के हम तकरीबन जुलाई अगस्त से बुकिंग ले रहे हैं। जुलाई अगस्त से बुकिंग ले हाँ। रहे हैं। आजकल एक सीडलेस का बड़ा प्रभाव है और लोगों में चलन भी है कि हम सीडलेस खरीद रहे हैं लोग। हाँ। और उसकी तरफ बागवान भी बढ़ रहा है। हाँ। क्या है वो सीडलेस और उसमें क्या एक विशेषता है? सीडलेस किन्नू तकरीबन आज से 8-10 साल पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था। हम आम भाषा में उसे सीडलेस बोल देते हैं, जबकि वो लेस सीड है। जो ट्रेडिशनल हमारा पुराना किन्नू है उसमें तकरीबन 27 तक बीज चले जाते हैं, जबकि उसमें 5 से 7 बीज होंगे, वो भी काफ़ी छोटे। और उसमें भी 5-7 बीज होंगे छोटे, और वो बिल्कुल ऐसे गड़े हुए से छोटे से बीज होते हैं। जबकि किन्नू, अगर पुराने किन्नू में बात करें, उसमें तकरीबन 25-26 बीज या 20 बीज हर में फुल साइज के बीज होंगे। और नई वैरायटी है, इसको मेन जो विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, हमारे फ्रूट जो भी विदेशों में जा रहा है उसमें सीड होते हैं, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में सीड को पसंद नहीं करते हैं। उनको मुकाबला देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। एक जो आपने ये तिरपाल नुमा कमरा बना रखा है, पूरा मतलब एक गोदाम ही कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। इसकी अहमियत क्या है, ये चीज क्या है और नर्सरी में इसकी उपयोगिता क्या है? इसको बोलते हैं केबल परलीन नेट हाउस। और नर्सरी में इसकी अहमियत की बात करें तो ये बाहर के टेम्परेचर को भी हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे सारे इसमें फोगर लगे हुए हैं। तो जब बहुत ज़्यादा मई जून के महीने में गर्मी होती है तो फोगर चला के हम इसमें मॉइस्चर कर सकते हैं। और इसका मेन पर्पज़ है पौधों को बाहर के इंसेक्ट से बचाना। और अंदर की और बाहर की हम बात करें तो लगभग इसके अंदर ना के बराबर इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट बोले तो अगर हम जमींदार समझ ना पाए वो तो इसमें सबसे ज़्यादा एक सिट्रसिल आता है, लीफ माइनर आता है, वाइट फ्लाई आती है। तो वो इसमें ना के बराबर अंदर होता है। बाहर कोई प्लांट है, बाग है, उनमें अब अगर मार्च में और जुलाई अगस्त में बात करें, जब भी बाहर का टाइम आता है, तो वो बाहर बागों में बार बार स्प्रे करके हमें बचाना पड़ता है। मतलब क्या सीधा सीधा कहने का तात्पर्य ये है कि जो कीट पतंगे हैं हाँ, जिनसे रोग फैलता है इनके अंदर, हाँ, उन ऐसे कीट और पतंगों से बचाने का तात्पर्य है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी। तो कह सकते हैं इसमें कीट पतंगों से लगभग हमें छुटकारा मिल जाता है। कभी कोई जैसे ये खुला रह गया या और है तो कोई दिक्कत आ सकती है। उसके लिए हम जैसे ही फरवरी का महीना आएगा, इसमें अभी हमने सारे नेट में से उतार दिए हैं। इसमें ट्रैप लग जाएंगे। येलो स्टिकी ट्रैप है, ब्लू स्टिकी ट्रैप है, और कुछ और तरह के फेरोमोन ट्रैप्स हैं, वो इसके अंदर लगा देंगे। अगर गलती से कहीं इसमें कोई इंसेक्ट या कीट पतंग आ जाता है तो वो उन पे चिपक के रह जाता है। तो अब इसको मतलब इसकी बनाने की प्रक्रिया क्या है, इस पर भी क्या सरकार कुछ सब्सिडी वगैरह देती है? हाँ, नेट हाउस पे हमारे को जैसे सब्सिडी दे रहे हैं। अगर आप कोई सब्जी की है, कोई किस तरह की पौध की बात करें, बागवानी के अगर आप रिलेटेड इसमें नर्सरी की बात करें, तो सिर्फ नेट हाउस पे सब्सिडी है। उसके बाद ये जो इसमें ड्रिप लगी है, प्लांट्स है, इन पे कोई सब्सिडी किसी तरह की नर्सरी के या नहीं। मतलब आपको नेट के ऊपर और ये खड़ा करने के लिए एक बार हाँ, सब्सिडी मिल जाती है। हाँ। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है? हमने देखा कि आगे आपने केबिन बना रखा है, इसमें ऊपर से भी तारें वगैरह लगा रखी है, ये ड्रिप सा सिस्टम ऊपर भी लगा रखा है, नीचे भी लगा रखा है। हाँ। इसको बनाने का वही जो बागवानी में पौधे लेने हैं वही प्रोसेस रहता है कि अपने डिपार्टमेंट ब्लॉक लेवल पे जाइए, वहाँ पे अपनी फाइल दीजिए और अपनी कंपनी का चुनाव कीजिए। इसके जो कॉस्ट की बात करें तो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसकी कॉस्ट होती है। और इसमें अगर जब हम जाएंगे कंपनी के पास, तब हमें पता चलेगा भी ये काफ़ी तरह के होते हैं। पॉली हाउस होता है, किसी में आप देखेंगे पाइपें लगी होती है, इसमें वायर्स लगे हैं। तो ये इनके डिज़ाइन के ऊपर इनका प्राइस रहता है। और जो आपने क्रॉप लेनी है उसके हिसाब से ही ये लगेगा। पॉली हाउस लगाना है आपने, नेट हाउस लगाना है, या कौन सा लगाना है। पॉली हाउस और नेट हाउस में क्या फर्क है? पॉली हाउस में बात करें तो उसमें आप देखेंगे बाहर प्लास्टिक शीट होती है जी। वो उसको हीट देने के लिए है या और होता है। इसमें ये तो नेचुरल वेंटिलेटेड है,
इसमें हवा क्रॉस कर सकती है और हर चीज़ इसमें धूप है, छाँव है, सब कुछ बाहर के जैसा रहता है। सिर्फ थोड़ा धूप का फ़र्क रहता है और इंसेक्ट नहीं आता है। में इसका मेन पर्पज़ है इंसेक्ट को रोकना, जबकि पॉली हाउस जो लगाएँगे उसमें हम धूप को, ठंड को, गर्मी को, मॉइस्चर को, सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। वो सभी चीज को कंट्रोल कर सकता है, हाँ जी। मतलब वो इससे लागत में भी महंगा है। हाँ, वो इससे लागत में कई गुना महँगा है। अच्छा, अच्छा। वो आपने हम देख रहे थे कि हम जैसे ही एंटर करे उसमें एक अलग से कमरा पहले आया, उस कमरे की क्या अहमियत है? उस कमरे की अहमियत है, उसको बोलते हैं इंसेक्ट, आप पॉली हाउस के देखेंगे तो वो ही शीट लगी शीट होती लगी होती है। है, उसको एंट्री रूम बोलते हैं। जब हम बाहर से अंदर आते हैं, कोई हमारे पास कस्टमर आता है, देखने आता है, या हम भी बाहर अंदर होते हैं, तो वो गर्मी के महीने में उसका टेम्परेचर अगर बाहर 45 डिग्री है तो उसका 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है जी। तो उसके अंदर से कोई भी इंसेक्ट बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। उसमें हाई टेम्परेचर और उसका मॉइस्चर में बहुत ज़्यादा रहता है उसमें, तो कोई भी इंसेक्ट उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। जब हम इसके अंदर एंटर करें तो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो उसके साथ कोई इंसेक्ट अंदर ना आए। ना आए, उसके लिए उसको बनाने का पर्पज रहता है। अभी तो सर्दी का टाइम है, जैसे ही गर्मी आएगी तो इसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 10 से 15 डिग्री ज़्यादा रहता है। जी, जी, जी। अब जी अपन इसकी लगाने की भी, इसको पैदा करने से लेकर उसको खेत में ट्रांसप्लांट करने तक की जानकारी हमने यहाँ ली है। अब इसको फल देने में कितना समय लगता है वो भी आपने बता दिया कि इसको 3 से 4 साल का समय लगता है। हाँ जी। अब इसके फल के बाद अगर बात करें तो इसकी मार्केटिंग किस प्रकार से करते हो? और दूसरी बात, जो फल हम बेच रहे हैं मार्केट में, इसकी मार्केट हमें कहाँ मिलती है? मार्केट की बात करें तो हमारे पास अभी फ़िलहाल किन्नू और अमरूद चल रहा है, तो मैं खुद मार्केटिंग नहीं करता हूँ। मेरे को जितने तकरीबन 15 साल हो गए, मैं ठेके पे ही बाग देता हूँ, या हम तोल पे कर लेते हैं, या एक एकड़ का मुका लेते हैं, भी हमारे को इतना फल लग रहा है, आप इतने पैसे दीजिए। अब की बार कितना ठेका चला जा रहा है? इस बार तकरीबन अगर किसी के बाग की बात, बड़े बाग और मेरे छोटे बाग की बात करें तो बड़ा बाग में फ्रूट काफ़ी कम है, तो वो तो लाख के आसपास रह रहा है। जबकि 7-8 साल का जो मेरा बाग है, वो उसमें बहुत ज़्यादा यील्ड है, क्योंकि एक उसमें यील्ड ज़्यादा का कारण है कि वो मेरा 10 बाई 20 पे लगा हुआ है, तो उसमें पौधों की संख्या लगभग डबल के करीब गई, तो वो मेरा 2 लाख से ऊपर चला गया है। अमरूद और इसमें अब की बार कितना डिफरेंस है? अमरूद मेरा तकरीबन 3 साल का बाग है, तो वो 1.25 लाख में हमने दिया हुआ है। अगर मार्केट रेट की बात करें, जैसे मैं खुद सब्जी मंडी जाता हूँ, फल खरीद के लाता हूँ, तो अब किन्नू और अमरूद के रेट में तो काफी डिफरेंस है। किन्नू अब की बार महंगा जा रहा है। हाँ। और अमरूद काफी सस्ता है, तो उसके ठेके में भी तो फर्क रहता होगा। अमरूद इस बार गर्मी की फसल नहीं थी, तो सर्दी की फसल काफ़ी ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से इसके रेट एकदम से नीचे चले गए। जबकि किन्नू की यील्ड कम है, तो उसकी वजह से ये इसका रेट थोड़ा ऊंचा बना हुआ है। जिस साल किन्नू का रेट 20 या 30 रुपए के बीच रहता है, उस साल एवरेजली जो फसल रहती है वो 60-70 क्विंटल के आसपास रह जाती है। 60-70 और क्विंटल। जिस साल 200-200 क्विंटल के करीब फसल आ जाती है किन्नू की, तो रेट 7-8-10 रुपए में रह जाता है। तो जिस साल रेट अच्छा होता है, और तभी हमारे को लगता है भी ठीक रहता है। जी, रेट मतलब अच्छा हो उसी टाइम आपका ये रेट ठेका अच्छा चला जाता है। हाँ, एक तो इसमें ठेके प्रथा होगी, ठीक है कि आप सीधा ठेकेदार को दे देते हैं। दूसरा, काफी किसान आपके भी इर्द गिर्द बेचते होंगे। हाँ बेचते हैं। उनको नजदीकी मंडी कौन सी मंडी लग रही है और वो कहाँ जाकर बेच रहे हैं? लगभग किसान रोहतक है, सिरसा है, और दिल्ली आज़ादपुर बहुत फार्मर है जो लेके जाते हैं किन्नू अपना। उनका सेटअप तकरीबन 5-5, 10-10 साल हो गए, तो उनकी आड़त जैसे कि कणक की, सरसों की पुराने टाइम में आड़त थी, वैसे ही उनकी फसल की दुकानों पे आड़त का काम उनका जचा हुआ है। मतलब किन्नू की भी आड़त उन्होंने आजादपुर मंडी में डाल दी है। हाँ। तो इसको कैसे, एक तो सीधा तोड़ते हैं वैसे ही ले जाते हैं, इसको वगैरह साफ वगैरह भी करना पड़ता है, क्या रहता है इसका? जैसे कोई फार्मर खुद के लिए जो कर रहा है, तो वो कोई वैक्स, या हम दक्षिणी भारत की बात करें तो वहाँ कहीं नहीं लेके जा रहा है। वो उन्होंने अपने खेतों में छोटे ब्रश और ग्रेडिंग की मशीनें लगा रखी है, तो कोई 20 क्विंटल 30 क्विंटल अपना माल डेली तैयार करके, और आसपास की मंडियों में, या आप कह दे दिल्ली है, गुड़गांव है, रोहतक है, वहां तक पहुंच कर रहा है। अच्छा। एक अपना जो इलाके का किन्नू है, सिरसा इलाके का जो किन्नू है, खासकर
ये संगरिया से लेकर चौटाला और आपकी मोटा पनीवाड़ा और थोड़ा ये काला वाली साइड का जा रहे हैं। इस किन्नू की बता रहे हैं कुछ अलग खासियत है, यहाँ का किन्नू पूरे भारत में सबसे ज्यादा ऊंचे दाम पा रहा है, उसका क्या रीजन है? जो वैक्स प्लांट वाले आते हैं यहाँ पे, रिको से, गंगानगर से वैक्स प्लांट वाले भी मेरे पास पिछले साल किन्नू लेके गए हैं काफ़ी बार, एक बार नहीं काफ़ी बार। उनका ये कहना है कि यहाँ से जो किन्नू हम लेके जाते हैं तकरीबन 10, 12, 15 दिन तक खराब नहीं होता है वो, उसका जूस और स्किन उसी तरह से टाइट बनी रहती है। जबकि कुछ इलाके जहाँ पे फ्लड इरिगेशन से या बहुत ज़्यादा पानी लग रहे हैं, उनके किन्नू हफ्ते के अंदर खराब हो रहा है। यहाँ से दक्षिणी भारत पहुँचने में तकरीबन 4 दिन ट्रांसपोर्टेशन लग रही है। बिल्कुल जी, लग जाता है। और खेत में से जाके पैक होने में 2 दिन लग जाते हैं। जैसे आज टूटा है, वो कल वैक्स होके लोड होगा, तो 4 दिन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगी। फिर 1 या 2 दिन वहाँ से मंडी में जाके प्लेट तक या जूस की दुकान तक पहुँचने में लग जाते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे सिर्फ फ्लड की हो रहा है, खेती हो रही है, फ्लड से हो रही है, वहाँ का 6-7 दिन पकड़ता है, ये 10, 12, 15 दिन वो उन्हीं का कहना है कि 10, 12, 15 दिन तक ये नरम नहीं। मतलब तो सीडलेस इससे भी ज्यादा समय ले लेता है, क्योंकि आप बता रहे थे कि इसको यूरोप की कंट्रियों में निर्यात किया जा रहा है। हाँ, तो उसका अभी पता नहीं उसको निर्यात किया जा रहा है या नहीं, पर उसका पर्पज यही है भी उसको जो यूरोपियन कंट्रीज में और है उसको भेजा जाए। पर जो विदेशों में जा रहा है वो कोल्ड स्टोरेज या जो होते हैं उनके वो कंटेनर जो होते हैं उनमें जा रहा है, उसके लाइफ 20-22 दिन चली जाती है, उसकी 20-22 दिन चली जाती है। तो मतलब अब आजकल एक और देख रहे हैं कि किसान, जैसे आपने यहाँ प्लांटेशन भी रेडी कर लिया है, उसके बाद अपना बाग भी रेडी कर लिया है, उत्कृष्ट किसान हैं, और आपके दादा ने बाग लगाया, आपने उसको यहाँ पौधे भी जात करने शुरू कर दिए है, बेच भी रहे हैं, और आपका जो किन्नू है वो भी मार्केट में जा रहा है। तो अब इस उत्कृष्ट किसान होने के नाते, आगे वाली पीढ़ी के आने के नाते और पढ़े लिखे होने के नाते, अब इस खेती को आगे भी आप कहीं लेकर जाने की सोच रहे हैं? इसमें हमने अभी एक गवर्नमेंट की पीछे स्कीम आई थी एफपीओज की, भी इसको आप किन्नू को यहाँ लोकल मंडियों में छोड़िए, आप इसको वैक्सिंग करिए, प्रोसेसिंग कीजिए। उसके लिए हमने एक एफपीओ बनाया है, जिसको हमने बालासर के नज़दीक नाईवाड़ा गांव में प्लांट लगाया है। लगभग अगले साल हम उसको फाइनली, अब चल रहा है अभी काफ़ी, उसमें किन्नू वैक्स ठेकेदार करवा रहे हैं। हम अगले साल से खुद उस साउथ की मार्केट में देख रहे हैं भी उसको प्रोसेस करके हम साउथ इंडिया की मार्केट में खुद भी लेके जाएं। नहीं, एक वैक्स करना ही प्रोसेसिंग होता है, या उसके साथ साथ हम जूस, जैसे आजकल बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट बन गई है जूस की, बोतल में बंद, जैसे आजकल सॉफ्ट ड्रिंक आ रहे हैं, वो उसी तरह जूस भी बिक रहा है, तो उस तरह का भी यहाँ अपने आसपास कुछ है? नहीं, किन्नू की अगर हम बात करें तो इसमें मेरे नाम याद नहीं, कंपाउंड है, उसकी वजह से इसका जूस स्टोर नहीं हो रहा है। तो जैसे गुआवा का देखेंगे हम, ऑरेंज का है, मौसमी, माल्टा, सबका जूस आ रहा है आज के दिन, बहुत से ब्रांड है उनकी टेट्रा पैकिंग है और आ रही है, पर आप कहीं भी देखेंगे किन्नू का नहीं आ रहा है, किन्नू का नहीं आ रहा है। तो फिलहाल ऐसा कोई तरीका नहीं है अभी किन्नू का जूस बोतल पैक करके बाजार में पहुंचाया जाए। मतलब जो नई वाला प्रोसेसिंग प्लांट है, वो उस एफपीओ को थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से बता सकते हैं, पूरा समझा सकते हैं कि वो है क्या, और वो उसमें कितनी लोगों का हिस्सा है, या जमींदारों का उसमें क्या कंट्रीब्यूट है? उसमें सबसे पहले हमारे सारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट से फार्मर जुड़े हुए हैं, 700-800 फार्मर उसमें जुड़े हुए हैं। हर फार्मर का एक उसमें बहुत ही छोटी सी फीस होती है, 5-10 रुपए की, वो दे के उसमें जुड़ सकता है। उसके बाद वहाँ पे कोल्ड स्टोर लगे हुए हैं, किन्नू के वैक्सिंग के लिए वहाँ पे मशीन लगी हुई है। कोल्ड स्टोर की बात करें तो कोल्ड स्टोर के में जो रानिया बेल्ट की और सब्जी के फार्मर उसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा हम हैं जो किन्नू के फार्मर हैं। नया अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो वही प्रोसेस रहता है, जैसे बाग लगाने का प्रोसेस है, वही अपने ब्लॉक पे जाइए या अपने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस जो है उसमें जाइए, वहाँ पे एफपीओ के लिए एक अलग से ऑफिस या टीम है जो आपको डॉक्यूमेंट्स है और क्या क्या कितने फार्मर उसमें जोड़ने पड़ेंगे। पहले काफ़ी ज़्यादा फार्मर का जोड़ने पड़ते थे, 500-700, अब 20-25 फार्मर इकट्ठे होके अपना एक एफपीओ और एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। मतलब प्रोसेसिंग यूनिट,
अभी आप उनके साथ जुड़े हैं और शायद भविष्य में वो आप यहाँ भी शुरू हाँ ले। कर सकते हैं। क्योंकि आपके इलाके में तो काफी बाग है और उस जो नई इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं उस साइड शायद कम बाग है, कम है, वो सब्जी के रिलेटेड में वो है। सब्जी के रिलेटेड में है। नेहरा साहब, आप हम देख रहे हैं कि अलग अलग पौधे हैं, उन अलग अलग पौधों में अलग अलग पत्ते हैं, बस इतना ही हमें फर्क नजर आ रहा है। आप तो एक इनको पहचानते कैसे हो कि ये कौन सी वैरायटी है, ये क्या चीज है, ये किन्नू है या ये मौसमी है? हम जैसे खरीदार बनकर जाते हैं तो हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि ये किन्नू है या ये मौसमी है या ये माल्टा है। संतरे का थोड़ा बहुत फर्क पता चल जाता है, तो उसमें ये आप कैसे पहचानते हो? और हमारे दर्शकों के लिए ये भी बता दो कि किन्नू का, संतरे का, मौसमी का, माल्टा का जब हम फल खरीदने जाते हैं तो उनमें फर्क क्या है और इसको कैसे डिसाइड करें? किन्नू, माल्टा, मौसमी अगर हम बात करें तो इनके पत्ते है और है थोड़ा बहुत अलग अलग रहता है। उसके बाद बात करें तो इसकी 4 तरह के होते हैं। एक में आ गए लाइम, जिसमें के नींबू की सारी वैरायटियां आ गई। उसके बाद आ गया मैंडरिन, जिसमें के जिसको हम छील के खा सकते हैं, जैसे कि किन्नू आ गया, सीडलेस किन्नू आ गया या संतरा आ गया। और अभी नई ऐड जो वैरायटी हुई है वो है डेजी। और उसके बाद आ गया स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज में वही है जिसको हम काट के चाकू से खा सकते हैं या उसका जूस निकाल के उसको पी सकते हैं। उसके बाद जो वैरायटी आ गई उसकी टोटल उसकी ग्रेप फ्रूट की, उसमें भी आगे बहुत वैरायटियां हैं। वो सारी उनकी मेडिसिन वैल्यू के लिए जानी जाती है। अब किन्नू और डेजी में अगर फर्क करना पड़ जाए तो किस प्रकार से करेंगे? किन्नू और डेजी का फर्क की बात करें तो एक तो थोड़ा सा दोनों में कलर का फर्क रहता है। जब वो अपना मैच्योर हो जाती है तब उसका किन्नू का रंग थोड़ा पीलापन या सिंदूरी होगा, जबकि डेजी का रंग थोड़ा ललाई लेके आएगा। कह रहे थे कि आपके पास कुछ ऐसे भी पौधे हैं कि जिसमें एक ही पौधे पर 2 प्रकार के फल लगेंगे। हाँ जी। उसकी क्या विशेषताएं हैं? और ये सामने जो आपने 2 पौधे हमारे रखे भी हैं, इनमें आप थोड़ा सा बताइए कि इसकी विशेषताएं क्या है, इनको तैयार कैसे किया है? ये 2 पौधे हमने तैयार किए हैं जिसपे एक पे ही किन्नू और माल्टा दोनों इसमें लगेंगे। सिंपल पुराना किन्नू और ब्लड रेड माल्टा आप देख सकते हैं। ये माल्टा की टहनी है और ये किन्नू है। ये पौधे हमने तैयार किए हैं। कोई हम बागवानी के लिए तो किसी को बोलते नहीं, 1-2 पौधे कोई लगाना चाहता है तो ये ले जा सकता है। तो आपके पास अभी ये वैरायटी कितनी है इस? ये तो हमने अभी 5-10 ही पौधे तैयार किए हैं। काफ़ी इसमें मुश्किल रहती है ग्राफ्टिंग। जब इसमें होती है तो एक पौधा चल जाता है, या तो किन्नू चल जाता है या माल्टा चल जाता है। एक चल जाता है, दूसरा अपने आप इसमें खत्म हो जाता है। जबकि ये 2 ही पौधे फिलहाल अभी जो है जो बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। 2 ही पौधे हैं जो अभी बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। क्या अभी आपने इस पर कोई अभी फिलहाल कोई फल वगैरह लिया है? नहीं, ये आपके सामने हैं जो हमने तैयार किए और छोटे और कर रखे हैं, वो काफ़ी छोटे हैं। वो अभी काफी छोटे हैं। हाँ, मतलब अभी इन चीजों का आपने एक ये ट्रायल है आपका? ट्रायल है। वैसे ही कोई बहुत से लोग आते हैं जो अपने उनका फार्म हाउस है उस पे 5, 10, 20 ऐसे फलदार पौधे लगाने चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये पौधे तैयार किए हैं। ये आपकी खुद की इजाद है? खुद की इजात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेहरा साहब। आपने किसानों के लिए और हमारी जो जर्नल स्टडीज है उसकी इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई, और शायद ये बातें किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक हो और किसान इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप देखते रहिए पहरेदार भारत न्यूज़, और हमें ऐसी ही कुछ स्टोरियाँ, प्रेरणादायक स्टोरियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगली बार एक नई फसल के साथ, एक नए समृद्ध किसान के साथ आपके समक्ष पेश होंगे। तब तक आप सबको मेरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब।